बिश्नोई भी मैंने ये जानता हूँ कि वो भी हाँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा और ये सब चीजें बिल्कुल। हुई हैं। तो वो बंदा हॉस्टल से डायरेक्ट जेल जा रहा है, ठीक है। क्यों? मतलब आपने बहुत पीछे की हिस्ट्री पे क्यों नहीं फोकस किया? आप डायरेक्ट उनके करंट सिनेरियो को तो बता रहे हैं कि के ठीक है, डॉन है और ये हाँ है। डॉन है, उन्होंने उनको मरवा दिया, उनको थ्रेट कर रहे हैं, बट व्हाई, वेयर इट स्टार्टेड, ये सब शुरू क्यों हुआ? ठीक है, तो आप इसके ऊपर बताएं क्या कहना चाहेंगे। मैं ऐसे तो नहीं, आपके व्यूवर्स पहले बताएं कमेंट में, मैं इनकी भी दोनों स्कूल ऑफ थॉट सुनूं, ठीक लेकिन है, विद फैक्ट बात हो, विद रेफरेंसेस बात हो। चले अगर कोई सपोर्ट कर रहा है ही इज गुड, अगर कोई सपोर्ट कर रहा है ही इज बैड, ठीक है, विद रेफरेंस बात कर दें, फिर हम देखना करेंगे, फिर हम जबरदस्त। प्रॉपर एक वीलॉग कर लेंगे इसके लॉरेंस ऊपर बिश्नोई के ऊपर बकायदा चले, यानी प्रॉपर आपका कहने का मतलब है देखने वाले जहां से कमेंट्स भी करके देख रहे हैं बताएं कि उनकी लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से क्या ओपिनियन है, क्या लॉरेंस बिश्नोई आखिर इस सिचुएशन में अगर है उसकी वजह क्या क्या है, है। इसके ऊपर आपकी थॉट्स बताइएगा। और ये बड़ी जबरदस्त बात की है, लेकिन इसके ऊपर भी मैं इन डिटेल विद डिटेल आपके साथ बात करूंगा और बड़ा जबरदस्त हमारी फिर डिबेट भी हो कुछ सकती चीजें है। मैं ऐसी जानता हूँ कि शायद आई एम नथिंग बट स्टिल, क्योंकि मेरी रिसर्च है, समटाइम्स ये टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग साउंड करते हैं, ठीक तो है, उस वजह से तो फिर मैं चीजें आपसे शेयर करूंगा लॉरेंस बिश्नोई के हवाले yes. से। चलें जी, ठीक हो गया। ब्रिक्स के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में हम इनके साथ डिस्कशन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, ब्रिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है एससीओ से अगर कंपैरिजन किया जाए, तो क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे। देखिए ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एससीओ भी इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट था। अब एससीओ के जो मेंबर थे वो 10 मुल्क थे, अब उसके अंदर जो सबसे अहम 3 मेंबर थे वो उसमें शामिल थे। ठीक है, लाइक वाइज सेम सिनेरियो अप्लाई हो रहा है ब्रिक्स के ऊपर, वो ही अहम कंट्रीज वहां पे भी हैं। वहां पे भी हैं, लेकिन वो जो कंट्रीज हैं वो डिसीजन मेकिंग कंट्रीज हैं, मतलब वो ऐसी कंट्रीज हैं जो डिसीजन लेते हुए ना उनका इन्फ्लुएंस बाहर किसी सुपर पावर की तरफ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स इधर एससीओ के अंदर पाकिस्तान भी एक मेंबर है जिसकी फॉरेन पॉलिसी में यूएसए का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अब ब्रिक्स के जो मेंबर हैं उनके अंदर ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस यूएसए की वजह से होता हो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे। ठीक हो गया। तो वहां डिसीजन मेकिंग बड़े पैमाने पे और बहुत बड़े डिसीजन हो सकते हैं। ब्रिक्स जैसे के मेंबर हैं, मतलब ब्राजील है, इसके अलावा मेरे नजदीक जो सबसे अहम है इसमें रशिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक है, ये सबसे ज्यादा अहम है। और इस टाइम मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अब रशिया है उसकी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी ना यूएसए के ऊपर वो कहने पे इन्फ्लुएंस होनी है। इंडिया है उसकी फॉरेन पॉलिसी भी नहीं इन्फ्लुएंस होनी यूएसए के कहने पे। इसी चीज की तो सजा उनको ऑलरेडी मिल रही है, क्योंकि वो यूएसए के इन्फ्लुएंस में नहीं आते तो इंडिया के अंदर मुख्तलिफ तरीक शुरू करा दी जाती हैं। जैसे हमने थोड़ा सा 2 साल पहले रिजीम चेंज को फेस किया है पाकिस्तान में, लाइकवाइज इंडिया के अंदर वो मोदी फेस कर रहा है। तो वो क्यों? क्योंकि वो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उनके यूएसए के इन्फ्लुएंस में नहीं आती। ठीक हो गया। अब इनके जो मौजूदा मेंबर हैं मेन, इंडिया, रशिया, चाइना, ठीक है, अब 2 पहलू से ये इवेंट बहुत अहम है। ब्रिक्स होने से आज के दिन में ही आप देख लें, इंडिया और चाइना का जो बहुत बड़ा इशू 1-2 सालों से चल रहा था वो था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख का मामला था, लद्दाख का बाउंड्री लाइन का, जिसकी वजह से साफ ज़रा इंडिया की सॉवरेनिटी ब्रीच होती, तो इंडिया अपनी सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करता। ठीक है, पाकिस्तान में इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं और इंडिया की टर्मिनोलॉजी में इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ठीक हो गया। अब आज के दिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कि चाइना ने एग्रीमेंट साइन किया है कि वो लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर अपनी मशकें नहीं करेंगे, उन्होंने अपने फौजी विड्रॉ किए हैं। अच्छा। तो इंडिया देखो अब हो क्या रहा था, हो ये रहा था चाइना दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इंडिया को ऐसा कंपटीशन भी देखता है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी मार्केट है, वो भी 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, वो भी 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, वो प्रोड्यूसर हैं, ये कंज्यूमर हैं। ठीक है। अब चाइना के वेस्ट के साथ ताल्लुकात तो अच्छे हैं नहीं, उनकी सबसे बड़ी जो मार्केट थी वो इंडिया थी, पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो पिछले 1 साल में मामलात हुए, जो वहां पे मतलब हाथापाई चली है, मामलात रहे गर्मा गर्मी के, इंडिया ने टिकटॉक को बैन कर दिया। अब 1.5 बिलियन यूजर टिकटॉक का बैन कर रहे हैं, तो सोचें कितना बड़ा झटका लगा होगा इकोनॉमी को। ये तो सिर्फ टिकटॉक है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चाइनीज कंपनी है जो बैन कर दी गई, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बड़ी बड़ी चीजें, और उन्होंने कहा आप जाओ यहाँ से, आप हमारी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हमें आपके साथ ट्रेड करना ही नहीं। ठीक है। अगेन वही बात, टेररिज्म और ट्रेड इकट्ठे नहीं चलेंगे। ठीक है। और ये सारी सूरत यूरोप देख रहा है, क्या कर रहा है यूरोप और जो वेस्ट है वो मजे ले रहा था। अच्छा। क्यों? क्योंकि जो यूएसए है सुपर पावर, जो अगला इमर्जिंग सुपर पावर है वो आपका रशिया या चाइना कह लें, चाइना पहले क्योंकि इकोनॉमिकली ज्यादा पावरफुल है, देन रशिया, देन आपका आ जाता है इंडिया, पेरिस भी उस लाइन में जरा रफ्तार लगा रहा है। ठीक है। तो वेस्ट तो मजा ले रहा था। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एग्रीमेंट साइन हो गया है, अगेन क्या होगा कि ट्रेड की बहाली होगी, विच इज नॉट गुड और हेल्दी फॉर वेस्ट, क्योंकि वेस्ट परेशान हो गया, चाइना को अपनी मार्केट दोबारा मिल जानी है, ऐसा ऐसा मामला पॉजिटिविटी की तरफ जाने। ठीक है। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी दिया कि ये एंटी वेस्ट, कोई ब्रिक्स जो है वो एंटी वेस्ट नहीं है बल्कि नॉन वेस्ट है, कुछ ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि भाई ऐसा नहीं है कि हम वेस्ट के खिलाफ हैं,
लेकिन वेस्ट का दबाव या वेस्ट का प्रेशर नहीं लेंगे। जी, ये बड़ी प्यारी टर्मिनोलॉजी है। मैं इस टर्मिनोलॉजी को ना हद से ज्यादा पसंद करता हूँ। देखिए, एंटी वेस्ट का होने का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं, कोई ऐसी स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं जो कि वेस्ट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही हैं। नॉन वेस्ट का मतलब ये है कि हम आपके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम अपने इंटरेस्ट के लिए जो इकदाम करने जरूरी है हम वो करेंगे। यानी हम आपके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आपको भी अपने अगेंस्ट नहीं होने देंगे। यानी आप हमारे खिलाफ कोई बात करें या काम करें, हम वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। डेफिनेटली। तो एक तो ब्रिक्स की ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि देखिए ब्रिक्स के अंदर जो सबसे मेन है वो तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया, रशिया और चाइना है। ठीक है। अब ब्रिक्स से पहले ही ये एक अचीवमेंट हासिल हो गई है, तो ब्रिक्स के अंदर पता नहीं और क्या नई अचीवमेंट्स हासिल होने जा रही हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ चाइना एंड इंडिया। ठीक हो गया। क्योंकि आइस ब्रेक तो पहले हो गई। पहले ब्रिक्स के अंदर ये डर था, क्योंकि इंडिया तब तक बात नहीं करना चाह रहा था जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर मामला खराब हैं। अब वो तो हो चुके हैं हल, चाइना मान गया। अब उनके आगे मजीद नई जो चीजें होनी है वो होने नए प्रोजेक्ट्स को लेके। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे पहलू पे, रशिया यूक्रेन की रशिया यूक्रेन। एग्जैक्टली, मैं उसी चीज पे आ रहा था। दूसरी जो प्रॉब्लम चल रही है वो रशिया यूक्रेन वार की चल रही है। अब ब्रिक्स के अंदर एक ही कंट्री ऐसा है और वो है इंडिया, जिसके आपके यूक्रेन जेलेंस्की के साथ और रशिया के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है ना उनके, तो वो ये वार स्टॉप भी करा सकते हैं। ठीक है। और देखिए, इधर दे कैन वर्क एज अ फ्यूल कि इसको ज्यादा इग्नाइट कर दें, इधर दे कैन वर्क के वो इसको रोक सकते हैं। ठीक है। इंडिया का कोई जाती इंटरेस्ट तो है नहीं इसको कि बार बढ़ाएं, वो क्यों बार बढ़ाएंगे? ना तो वो असला बेचते हैं लाइक यूएसए और अदर कंट्रीज कि भाई वो कहेंगे मेरा वार बढ़ेगी और मेरा असला बिकेगा। तो इंडिया तो मतलब पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा कि किसी तरीके ये वार रुक जाए। नहीं, रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन का विजिट भी किया और बकायदा बड़ा प्रोटोकॉल, और उन दिनों रशिया का भी विजिट किया, यूक्रेन का भी किया, और उन दिनों जंग का ऐसा लगा कि शायद रुकने जा रही है या कुछ ऐसा इन्वायरमेंट। जी, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हाउ पावरफुल मिस्टर मोदी इज, कि जब उन्होंने यूक्रेन को विजिट किया तो फॉर 30 आवर्स 30 घंटों के लिए उनका वहाँ पे कयाम था। मैं कुछ गलत हो सकता हूँ घंटों में, पर मेरे नॉलेज में 30 घंटे हैं। ठीक है। तो उन 30 घंटों में यूक्रेन के अंदर 2 सालों बाद, मतलब विद इन 2 साल के अरसे में वाहिद वो 30 घंटे थे जब कोई फायरिंग ही नहीं हुई, एक गोली भी नहीं चली, मिसाइल वो चीजें तो छोड़ दें, एक गोली भी नहीं चली पिस्टल की। वो क्यों? क्योंकि इंडिया इतना ऑन करता है, मतलब रिस्पेक्ट करता है इंडिया के प्रेसिडेंट को, रशिया, कि उन्होंने कहा कि उनके ऑनर में हम इस कंट्री के ऊपर इन 30 घंटों में फायरिंग नहीं करेंगे। तो इट मींस के मोदी साहब ने 30 घंटे के लिए वार रुकवा दी ना। ठीक हो गया। एक ये चीज है, टेम्परेरी तो रुक गई। वो जा रहे थे तो हमने खबरें सुनी कि प्रोटोकॉल रशिया के जहाज थे और ये सब। जी बिल्कुल। अब हालांकि वो रशिया के ओपोनेंट यूक्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी जब वो वहाँ मतलब हवा में थे और लैंड करने वाले थे तो रशिया के 6 तैयारों ने उनको प्रोटोकॉल दिया एयर में। यानी मतलब उन्होंने कहा हम रिस्पेक्ट करते हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल दे रहे हैं रशिया के जहाज। तो अब यहाँ से क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन अ पोजीशन, ही इज पावरफुल एनफ कि वो ये वार रुकवा सकते हैं। ठीक हो गया। रशियन साइड पे तो उनको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो साफ ज़रा वेस्ट के इंटरेस्ट हैं यूक्रेन को लेके, ठीक है, वहां से प्रॉब्लम है। इवन नहीं, मैं इधर ये कह सकता हूँ कि यूक्रेन साइड पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट चाहे यूक्रेन को भी मना सकती है, रशिया को भी, लेकिन पीछे जो वेस्ट है वो यूक्रेन को खड़ा नहीं होने दे रहा। वो कह रहा नहीं लड़ो लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, यानी नेटो का हिस्सा बना देंगे, ये कर देंगे। वो नेटो का हिस्सा बना बना के तो यूक्रेन को तबाह कर डाला है। उनको बेसिकली फियर इस बात का है कि अभी अगर ये यूक्रेन पे कब्जा कर लेते हैं, जो कि ऑलमोस्ट काफी हद तक तो उन्होंने किया है, ठीक है, अगला टारगेट होना है पोलैंड। जब पोलैंड हो गया तो यूरोप के साथ डायरेक्ट अटैक है। ठीक है, बेसिकली रशिया अपनी टेरिटरी बढ़ाता जा रहा है। ठीक हो गया। मिसाइल की भी तो रेंज होती है ना, ऑल्दो उनके मिसाइल ऑलरेडी सफिशिएंट एनफ हैं टारगेट को एग्जैक्ट जगह पे जाके हिट करने के लिए, उनकी रेंज इतनी है। लेकिन जब आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ जाएंगे